11th class. Today's topic is फ्रिक्शन. तो लास्ट क्लास में फ्रिक्शन के कॉजेज हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन होता क्यों है. इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द फ्रिक्शन. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन. फर्स्ट इज स्टैटिक, limiting, and third is kinetic और डायनेमिक भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो स्टैटिक का मतलब हम पढ़ के आए थे क्या है. एट रेस्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और उस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. अब बात ये आती है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब उस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं. ये मान लीजिए कोई मास m की ऑब्जेक्ट है, इस पे इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रहा. अब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या मूव करेगी? नहीं करेगी. वी कैन से दैट ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स दिस इज नॉट मूविंग. फिर आपने क्या किया, फोर्स इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मीन्स 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं करती. इट मीन्स क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कितना गया, 1 न्यूटन. फिर आपने क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. आपकी ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं कर रही. इट मीन्स अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन. 5 न्यूटन से ज्यादा है तभी तो मूव नहीं कर रहा. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन से 5 न्यूटन हो गया ना, है ना. अब मान 5 से 7 अप्लाई करेंगे तब भी मूव नहीं कर रही तो 7 हो गया. इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल. सेल्फ एडजस्टेबल. ओके. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट the friction force is called the static friction. ठीक है. सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन. जैसे जैसे आपने स्टैटिक फोर्स को इंक्रीज किया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, एंड इस डायरेक्शन जो लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके. एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. दोनों इक्वल हो जाएंगे और जैसे ही अप्लाइड फोर्स को ज्यादा करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव. तो उस पॉइंट को जहां पर अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होते ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है ना. तो एक वर्ड यूज किया जाता है, जस्ट स्टार्ट टू मूव. Just start to move. The applied force for which an object just start to move is called the limiting friction. Okay? जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाइड फोर्स हुआ तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, दैट कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसी फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं. क्लियर. अब ये बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होगा? नहीं. अब इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. मतलब कोई भी कार है, रेस्ट पोजीशन में है, उसने आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गई, मूव करना स्टार्ट करने लगी. तो जब वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, जब उसको कम फोर्स चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए, या जब वो रेस्ट में थी तब ज्यादा फोर्स चाहिए. रेस्ट में ना, इट मींस मूविंग में कम था, कम लगेगा फोर्स, और रेस्ट में तो ज्यादा. ठीक है ना. तो सबसे ज्यादा बेटा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है. ठीक है. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसमें ग्राफ ये जो वीक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग
friction, this is called the static friction and this is called the kinetic. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे अप्लाई। क्लियर? हम तीनों में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहली बात तो क्या कहता है, जब जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस का मतलब है, यदि आप एक गाड़ी को मूव करवाना चाह रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो गाड़ी एक तो सैंड के अंदर खड़ी है, रेत के अंदर खड़ी है, एक रोड पे, सीमेंटेड रोड पे खड़ी है, तो आपको ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? सैंड में ना। इट मींस नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रही है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्मूथ, जो हमारा टाइल्स का फर्श है उस पर है, कोई बॉक्स और एक मिट्टी वाले फर्श के अंदर सरफेस पर है, तो उसको मूव करने के लिए कहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा? ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका एग्जांपल ये ले सकते हो आप कि मान लो एक टेबल है, ये मास m का एक ब्लॉक है, दूसरा मास m का ब्लॉक है, ये पुली है, इसको आप किसी मास m से मूव करा रहे। ठीक है। इसका ऐसे ही आपने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स है, सेम दोनों बॉक्स को आपने ऐसे रख दिया m m। तो किस केस में ज्यादा फोर्स चाहिए उनको मूव कराने के लिए? इसको मूव करने के लिए काफी फोर्स ज्यादा चाहिए। दोनों में सेम, दोनों में सेम, क्योंकि क्या कहता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है ना। तो बच्चे क्या सोचेंगे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, फ्रिक्शन फोर्स is directly proportional to reaction force. Friction force is directly proportional to reaction force. Okay? रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि कोई मास m है, जिसको बेटा ग्रेविटेशन फोर्स बनाइए, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स का लगेगा mg। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द अर्थ आल्सो अप्लाइड अ फोर्स ऑन द मास एंड इट विल बी द रिएक्शन फोर्स, है ना। यदि आपने इस डायरेक्शन में लगाया अप्लाइड फोर्स, देन द फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी का फोर्स mg, रिएक्शन फोर्स r, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ये अप्लाइड फोर्स, इसको मतलब आप आगे की तरफ खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? पीछे की तरफ। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। और यहां से न्यूटन थर्ड लॉ से देखूं तो R इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? mg। R इज इक्वल टू क्या है? mg। अब R की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर, पहले इसको देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और ये आ गया R। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या फार्मूला बना, क्या डेफिनेशन बनी? म्यू इज इक्वल टू Fs बाय R। Fs का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स।
ठीक है, क्लियर होगा। अब यहां से मैं एक बात पूछता हूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो दिस इज द यूनिटलेस एंड dimensionless, this is the unitless and dimensionless। क्यों? देखो बेटा, ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है तो फोर्स, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। नीचे क्या है? रिएक्शन फोर्स है तो फोर्स, इसकी यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, जब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दो तो क्या जाएगा? न्यू एम जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और एक फोर्थ रूल क्या है? द फ्रिक्शन फोर्स will be applied always डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंपोर्टेंट बेटा। तो ये मान लिया ये कोई भी मास m है, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। इस साइड क्या लगेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? ठीक है। अब यदि आप फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा ना, रिजल्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि बेटा वेक्टर होगा फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स, दोनों वेक्टर होंगे, दोनों के बीच का क्या है? 90 एंगल है। तो बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, रिएक्शन इक्वल थीटा इक्वल टू 90 cos 90, जीरो टर्म जीरो जाएगी, सीधा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बीच में आएगा, ठीक है। अब जो बेटा रिजल्टेंट और रिएक्शन फोर्स का एंगल आया, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताओ क्या बनेगी? इट इज द एंगल बिटवीन रिएक्शन फोर्स एंड द resultant of reaction force and friction force. It is noted by theta. Okay? अब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो रिएक्शन फोर्स R किसके इक्वल होगा बेटा? mg। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका? न्यू। क्लियर? अब टेंजेंट थीटा निकाल लूं मैं, ये आपका वाला पॉइंट क्या है? O, ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा B, इसके बीच में लगा दिया, ठीक है। क्या है? इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने फ्रिक्शन फोर्स, ये इसके पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया है तो फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन बेस क्या होगा? रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर। तो यहां से मैं दी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा?
न्यू mg अपॉन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू mg से mg. दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या बेटा? एंगल ऑफ रिपोज को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया एक डस्टर, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, ये स्लाइड नहीं कर रहा. मैंने क्या किया, इसके पीछे वाले एंड को थोड़ा सा ऊपर किया, तो भी मूव नहीं किया, और किया तो भी मूव नहीं किया. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस पर बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, स्टार्ट टू मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज. उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज. तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर व्हिच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव ऑन द इंक्लाइंड सरफेस. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, डायमेट्रिक डायग्राम से समझो कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है, इस पे क्या लिया, कोई मास है. ठीक है, अब ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा. ये रिजोल्व करना सीखो बेटा, 11th फर्स्ट टाइम आया है, बार बार यूज होगा. तो इस पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगे, परपेंडिकुलर लगेगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर. ये मान लिया मैंने, क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या लगेगा? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स. तो बेटा रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा. इंक्लाइन सरफेस, ये है आपका इंक्लाइन सरफेस. तो इंक्लाइन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा क्या? रिएक्शन फोर्स. इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे. क्लियर? यहाँ तक जो प्रॉब्लम. अब क्या क्या बेटा, मैंने इस रिएक्शन फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ाया, वेक्टर को ऐसे ही बढ़ाया. ये एंगल अल्फा, आपके एंगल भी क्या होगा? अल्फा. अब रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर बढ़ाया था, अब क्या किया मैंने, इसको रिजोल्व किया. ये mg है तो ये क्या होगा? mg cos अल्फा, और ये कर देगा mg. ठीक है, अब यहां से मैं निकालना चाहूं बेटा r की वैल्यू, तो क्या है? r इज इक्वल टू mg cos अल्फा. क्योंकि देखो इसके बिल्कुल बैकवर्ड जो वेक्टर इसको बैलेंस कर रहा है. अब ये mg sin अल्फा इस साइड है, तो बेटा इस साइड मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां इस साइड हो जाएगा ना, है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया? mg sin अल्फा. इक्वेशन ना, इक्वेशन क्लियर? अब इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या गया बेटा? f बाय r इज इक्वल टू mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा. mg से mg sin बाय cos क्या गया? टेंजेंट. ये आ गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू f बाय r. अब बेटा f बाय r किसके इक्वल था? f बाय r, f बाय r कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. यदि यहां से निकाल लो बेटा, आप इन दो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लो, तो म्यू इज इक्वल टू f बाय r आएगा ना. इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन. ठीक है, तो f बाय r यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल है. ठीक है, अब बेटा
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के अंदर रिलेशन देखो तो ये भी म्यू के इक्वल, ये भी म्यू के इक्वल, ये दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसको क्या मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। फ्रॉम 3 and 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन जरूर आएगा। क्या देगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, एंगल ऑफ रिपोज पूछ लेगा। ठीक है ना, इस तरह से घुमा के ये रिलेशन याद रखना आपको। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है बेटा। वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब वर्क डन W इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स आप पढ़ के ही आए हो, है ना। क्या लिख सकते हैं हम, न्यू आर इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने एस है, तो क्या आ गया न्यू आर एस। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मेन इक्वेशन बनेगी वे देखो, इनक्लाइन प्लेन पे। ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गया बेटा। ये सरफेस है, ये कोई मास m है, इस पे फोर्स F अप्लाई किया और डिस्प्लेस करके यहाँ इसके लिए वर्क डन है। ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन के लिए वर्क डन निकालना हो तो क्या होगा, ये मान लिया आपका इंक्लाइन प्लेन है O X Y। यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई मास m रख दिया, ये एंगल थीटा पे है। अब ये डाउनवर्ड मूव करे या अपवर्ड मूव करे तो भी तो वर्क डन होगा ना, तो उस केस में वर्क डन क्या निकाल लेंगे आप। ठीक है, ये बात समझनी है। तो सबसे पहले बेटा ऐसा केस आते हैं, इसको रिजोल्व करो जो बातें यहाँ पे बताई गई। ठीक है ना, तो रिजोल्व करेंगे। इसको ग्रेविटेशन फोर्स क्या लगा, डाउनवर्ड mg, और ये लगा आपका रिएक्शन फोर्स r। अब इसको क्या किया, बैकवर्ड ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा, फिर क्या आ गया mg cos थीटा, और ये आ गया mg क्लियर। ये तो कोई दिक्कत। आप पहले बताओ, अपवर्ड के लिए निकाल लोगे वर्क डन या डाउनवर्ड के लिए? अपवर्ड के लिए निकाले तो पहले निकालते हैं हम व्हेन मूव अपवर्ड, व्हेन मूव अपवर्ड। तो बेटा ये अपवर्ड मूव करेगा तो अप्लाइड फोर्स ही आएगा ना। ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ाऊं बेटा, R इज इक्वल टू किसकी इक्वल आया, mg cos थीटा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा, तो अप्लाइड फोर्स को कैपिटल F से डिनोट कर रहा हूं बेटा। अप्लाइड फोर्स इज कैपिटल F इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे बेटा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब F की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर, आर की वैल्यू ये है म्यू mg cos थीटा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो F की वैल्यू पुट की तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। जैसे बेटा mg को निकाल दिया, mg को निकाल दिया तो क्या बच गया, sin थीटा प्लस
दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब यहां से एक्सीलरेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एक्सीलरेशन, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ए, विद एक्सीलरेशन ए अपवर्ड मूव करेगी, तो क्या जाएगा, फोर्स को क्या करो, मास इनटू एक्सीलरेशन पुट कर देंगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ एक्सीलरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा था बेटा व्हेन मूव अपवर्ड, अब डाउनवर्ड मूव करेगा, व्हेन मूव डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो क्या क्या चेंज होगा, इसी डायग्राम को मैं दोबारा से बना रहा हूं, क्या बना दूं, ये आपकी कोई भी मास m है, तो ये आपका फोर्स लगा mg, ये आ गया आपका रिएक्शन फोर्स r, ये एंगल थीटा, ये mg cos थीटा, ये होगा mg sin। ठीक है, अब डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड आएगा नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अप्लाइड फोर्स F। ठीक है, जिसके लिए क्या इक्वेशन आएगी, R इज इक्वल टू वही mg cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करोगे वही mg cos थीटा म्यू mg cos थीटा, R इक्वल म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन बनाओ, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं बेटा, F प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट कर दी m प्लस mg sin थीटा न्यू mg cos थीटा, इसको परली साइड शिफ्ट किया तो क्या आएगा बेटा, म्यू mg cos थीटा, ये परली साइड जाएगा तो माइनस, और फिर mg को कॉमन निकाल दिया, क्या आ गया, म्यू cos थीटा माइनस। ठीक है, और यदि यहाँ से एक्सप्रेशन को निकालना हो तो, यदि ये डाउनवर्ड एक्सप्रेशन ए से मूव कर रहा है तो वही एफ की जगह क्या पुट कर दो, मास इनटू एक्सप्रेशन, यहाँ से एक्सप्रेशन निकलेगा। ठीक है ना, तो बेटा सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे वे इन दो केस के लिए बनेंगे। फोर्स निकाल दिया, हम निकाल रहे थे बेटा वर्क डन, अब वर्क डन निकालना तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपके पास आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट s, जितना भी डिस्टेंस होगा s से और मल्टीप्लाई कर दो वर्क डन। ठीक है, तो इस केस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर दोगे, फोर्स है सिर्फ s की और मल्टीप्लाई करना है, इस केस के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट कर दोगे, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट s। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत, क्लियर।